नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ केसेस में हम लोगों ने यह समझा कि यदि कोई टाइप 2 डायबिटीज का न्यूली डिटेक्टेड केस हो और वो हमारे पास दिखाने आए, तो हम उसके लिए दवाओं का चयन किस प्रकार से करते हैं। इसी क्रम में आइए हम लोग एक अन्य केस के विषय में चर्चा करते हैं, जिसमें इस न्यूली डिटेक्टेड केस की प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल अत्यधिक बढ़ी हुई है, सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया। तो माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया के साथ हम लोगों ने यह समझा कि मेटफॉर्मिन मोनोथेरेपी आदर्श है यदि पेशेंट उसे टॉलरेट कर पाए। मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया के साथ यह समझा कि मेटफॉर्मिन के साथ साथ DPP-4 इनहिबिटर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स या यूरियाज, इनको हम कंबाइन करके दे सकते हैं। और यदि सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हो तो हमें क्या करना है, यह हम लोग इस प्रेजेंट केस के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, यह एक यंग केस है, 34 ईयर ओल्ड मेल, जो कि सेंट्रल ओबेसिटी है, जिसको अर्थात पूरा शरीर देखने में ठीक लगता है परंतु एब्डोमिनल फैट ज्यादा है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक कारण होता है। रिसेंटली डिटेक्टेड डायबिटीज है और कैसे मालूम पड़ी? 327 फास्टिंग, 462 आफ्टर मील्स और HbA1c 12.7, सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया। और इसके कारण से ही पिछले 2 महीनों में उनका वजन 8 किलो तक घट चुका है। तो देखिए, कुछ चीजें हमको क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए बहुत आवश्यक होती हैं पेशेंट से। जैसे उसने हमने पहले केसेस देखे, सीवियर ओबेसिटी के साथ आए, परंतु हमें यह भी पूछना होता है आपका वजन कैसा चल रहा है। यह वजन कांस्टेंट है, यह वजन बढ़ता जा रहा है, या पिछले कुछ समय में जब से आपको कोई परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है, पिछले 2-3 महीनों में वजन कम हुआ है। तो यह व्यक्ति पिछले 2 महीनों में 8 किलो वजन इनका कम हो चुका है। काफी जनरलाइज वीकनेस है, लेथार्जी है, काम करने में मन नहीं लगता, थकान, आलस, सुस्ती, बेचैनी। और जब इनके यूरिन कीटोन्स टेस्ट किए गए तो वह देखे गए कि यूरिन कीटोन्स भी पॉजिटिव है। यूरिन में 20 to 25 पस सेल्स अर्थात UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इनमें मिला। तो यह मिडिल एज पेशेंट सेंट्रल ओबेसिटी के साथ रिसेंटली डिटेक्टेड डायबिटीज, सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया, जिसका वेट लॉस, जनरलाइज्ड सिम्टम्स और यूरिनरी कीटोन्स विद यूरिनरी इन्फेक्शन, इनके साथ दिखाने आया। तो यहाँ पे अब प्रश्न ये उठता है कि हमने एक नया क्लू देखा, इस पेशेंट के यूरिनरी कीटोन्स पॉजिटिव हैं। अब प्रश्न ये होता है कि यूरिनरी कीटोन कराए क्यों गए भाई? कीटोन्स कराए जाते हैं अधिकांशतया टाइप 1 डायबिटीज को रूल आउट करने के लिए। 34 ईयर का मेल है, इसमें कीटोन्स क्यों कराए? तो यह प्रश्न मैं आपसे यदि पूछूं तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? टाइप 1 डायबिटीज के लिए जो हम लोग कराते हैं उसी को रूल आउट करने की कराया। टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स डायबिटिक कीटोसिडोसिस में चले जाते हैं, तो उसमें कीटोसिस तो नहीं है, वो देखने के लिए कराया। या कीटोन्स आना एक यह इस बात का परिचायक है कि जो डायबिटीज है बहुत सीरियस स्थिति में है, इस वक्त सीरियसनेस के कारण से कराया। या कीटोन्स हमको कुछ और जानकारी देते हैं, जैसे इंसुलिन बहुत कम काम कर रही है या बहुत कम बन रही है या बहुत कम निकल रही है, इनके विषय में कराया। तो क्या आप बता सकते हैं कि कीटोन्स कराने का इस केस में औचित्य क्या था? तो मित्रों, वास्तव में पहले हम ये समझते हैं कीटोन्स बनते किस प्रकार से हैं। कीटोन्स क्या है? हमारे फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट है। जब फैटी एसिड मेटाबोलाइज होते हैं, या तो फैटी एसिड्स जो है बीटा ऑक्सीडेशन से कंप्लीटली ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से पूरे एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज हो जाए, या वह कीटोन बॉडीज बना देते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन के द्वारा, पार्शियल मेटाबॉलिज्म के कारण। तो जो कीटोन बॉडीज बनते हैं ये फैटी एसिड से बनते हैं। फैटी एसिड कहाँ से बनते हैं? फैट, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड की लाइपोलिसिस से, ट्राइग्लिसराइड की लिसिस से। जो एडिपोज टिश्यूज में ट्राइग्लिसराइड के रूप में फैट एकत्रित है, वह टूट के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। अब ये लाइपोलिसिस कब होती है एडिपोज टिश्यूज में? ध्यान रहे, लाइपोलिसिस कराने वाले एजेंट तो हैं जैसे कैटेकोलामीन्स, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये लाइपोलिसिस को बढ़ाते हैं, लेकिन इंसुलिन इस लाइपोलिसिस के प्रोसेस पे चेक रखता है। इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है, बाकी सारे हार्मोन्स कैटाबॉलिक हैं नेचर में। तो
मेनली कैटेकोलामीन्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये लाइपोलिसिस कराते हैं और इस लाइपोलिसिस के प्रोसेस पे चेक रखता है इंसुलिन, और इसके लिए इंसुलिन की बहुत कम मात्रा की जरूरत होती है। हम जानते हैं इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, लेकिन एनाबॉलिक हार्मोन उसका काफी हाई डोजेस में होता है। वो एंटी कैटाबॉलिक हार्मोन, कैटाबॉलिज्म को रोकने वाला हार्मोन बहुत लो डोज में हो जाता है। तो अमूमन 10-20% इंसुलिन काफी है इस कैटेकोलामीन्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के द्वारा होने वाली लाइपोलिसिस को रोकने के लिए, कैटाबॉलिज्म को रोकने के लिए। तो स्मॉल डोजेज ऑफ इंसुलिन एंटी कैटाबॉलिक होते हैं, लार्ज डोजेज ऑफ इंसुलिन एनाबॉलिक होते हैं। तो अगर लाइपोलिसिस हो रही है इसका मतलब कैटाबॉलिज्म हो रही है, और कैटाबॉलिज्म हो रही है इसका मतलब इंसुलिन 10-20% भी उपस्थित नहीं है। तो कीटोन्स आने का अर्थ यह हुआ कि इंसुलिन की जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है। यह दो कारणों से हो सकता है, या तो इंसुलिन काम नहीं कर रही या इंसुलिन बन नहीं रही। तो इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बनती नहीं, टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन काम नहीं करती। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में टाइप 2 डायबिटीज में भी इंसुलिन निकलनी भी कम हो जाती है और काम करना भी, उनका एक्शन भी कम हो जाता है। इन्हीं को जानने के लिए हम सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया के केसेस में कीटोन्स कराते हैं। टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस में जाता ही जाता है, परंतु किसी स्ट्रेस के समय में टाइप 2 डायबिटीज का व्यक्ति भी कीटोसिस में जा सकता है, कीटोन प्रोड्यूस करने लग सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो, एमआई हो, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो कोई, तो इस प्रकार के, या फिजिकल मेंटल स्ट्रेस हो, है इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, इन सब में कैटेकोलामीन्स निकलेंगे। कैटेकोलामीन्स स्ट्रेस में जब बनेंगे वो लाइपोलिसिस कराएंगे, वो स्ट्रेस के कारण से हाइपरग्लाइसीमिया होगा और वह कीटोसिस का एक कारण हो जाता है। तो यदि यह व्यक्ति कीटोसिस के साथ और सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया के साथ आपको दिखाने आए तो आपका चयन क्या होगा? डेफिनेटली ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है तो आप मोनोथेरेपी तो नहीं सोचेंगे, आप या डुअल थेरेपी सोचेंगे, हो सकता है आप ट्रिपल ड्रग थेरेपी भी सोच रहे हो। तो लिमिपराइड, DPP4 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर, ग्लिटाजोन, ये जोड़ना पसंद करेंगे आप मेटफॉर्मिन के साथ, या इनमें से किसी दो दवाओं का कॉम्बिनेशन मेटफॉर्मिन के साथ, मतलब ट्रिपल ड्रग थेरेपी देंगे, या आप स्ट्रेट वे मेटफॉर्मिन के साथ इंसुलिन ऐड करना चाहेंगे? आप अपने मन में अपना रिस्पॉन्स सोचिए, हम लोग इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फिर चलते हैं हम लोग अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एस की रिकमेंडेशंस पे। एस ने अपनी रिकमेंडेशंस में क्या सुझाया कि यदि HbA1c लेवल 7.5 से कम है तो हम मोनोथेरेपी पे ऑप्ट कर सकते हैं। 7.5 से 9% है तो हम डुअल ड्रग थेरेपी, अगर काम ना करे तो ट्रिपल ड्रग थेरेपी पे ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर HbA1c काफी बढ़ा हुआ हो, सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया मोर देन 9% हो, तो हम स्ट्रेट वे डुअल या ट्रिपल ड्रग थेरेपी दे, अगर कोई सिम्टम नहीं है और यदि पेशेंट सिम्टोमेटिक है। कई बार क्या होता है कि हम जब ग्लूकोज टेस्टिंग कराते हैं, एक रूटीन स्क्रीनिंग में भी 300-400-500 शुगर निकल आती है, पेशेंट मानने को तैयार नहीं होता। हमें भी आश्चर्य होता है कि कैसे इतनी हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज निकला, लेकिन हाई सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। तो यदि पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो एस की रिकमेंडेशन है कि स्ट्रेट वे हम इंसुलिन आरंभ करें। आखिर ऐसा क्यों? अगर सिम्टम्स नहीं है तो हम डुअल या ट्रिपल ड्रग थेरेपी, सिम्टम्स हैं तो बिना वेट किए इंसुलिन आरंभ करें। इससे हमें क्या लाभ होते हैं? मेटफॉर्मिन तो हम हमेशा की तरह स्लोली इंक्रीजिंग डोज में सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन 500 ओडी या 500 बीडी से, फिर 1500, फिर 2000 ऐसे जाएंगे। DPP4 इनहिबिटर हमने साथ में ले लिया क्योंकि बहुत ही सेफ, वेल टॉलरेटेड ड्रग है जो वेट न्यूट्रल है, हाइपो नहीं करती। इंसुलिन के क्या एडवांटेजेस हैं? इंसुलिन इज द मोस्ट पोटेंट एजेंट फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज, मोस्ट पोटेंट एजेंट। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि HbA1c लोडिंग कैपेसिटी इसकी अनलिमिटेड, किसी भी तरह के केस को इंसुलिन के द्वारा नॉर्मल HbA1c, टारगेट HbA1c पे लाया जा सकता है। तो एक तो ये पोटेंट सबसे ज्यादा है, दूसरा ये रैपिडली एक्टिंग है। मेटफॉर्मिन इतना तेजी से काम नहीं करता, सल्फोनिलूरियास कंपेटिवली काफी जल्दी काम करते हैं। DPP4 इनहिबिटर समय लगाते हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स भी रीजनेबल
तेजी से काम कर लेते हैं, ग्लूटाजोन्स बहुत समय लगाते हैं। इंसुलिन देते ही इफेक्ट आरंभ करता है। रैपिड नॉर्मलाइजेशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, तो जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो सिम्टम्स में रिलीफ बहुत जल्दी मिलता है। इन्फेक्शन है पेशेंट को, यूटीआई। अब ऐसे में अगर हम समय ज्यादा लेंगे, सपोज हमने SGLT2 इनहिबिटर्स दे दिया होता है इनको। SGLT2 इनहिबिटर क्या करते, ग्लाइकोस यूरिया कराते, ग्लूकोज यूरिन में आती है और यूरिन में इन्फेक्शन है। तो ये तो मजा आ गया है बैक्टीरियाज का, बैक्टीरियाज को तो हर बार दावत हो जाती है जब भी यूरिनेशन होता है। तो अब ऐसे में जब यूटीआई है तो SGLT2 इनहिबिटर्स कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन को फ्लेयर अप करा सकते हैं, तो वो हमें नहीं लेना। DPP4 इनहिबिटर्स ले लिया, ग्लिडजोन स्लोली एक्टिंग है हटा दिया, सल्फोनिलूरियाज की बजाय हमने इंसुलिन पे ऑप्ट किया, जिससे कि फटाफट ग्लूकोज लेवल कम हो और सिम्टम्स और इन्फेक्शन में हमें लाभ मिले। इंसुलिन हम जानते हैं कि एनाबॉलिक हार्मोन है, और ये हमारे वेट लॉस जो हुआ है, जो वीकनेस लेथार्जी है, उनमें भी बहुत तेजी से हमें लाभ पहुंचा सकता है। तो मित्रों, इनके केस में हमने एक प्री मिक्स्ड इंसुलिन, जिसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म PM लिखा है, प्री मिक्स्ड इंसुलिन का चयन किया, जिसमें थोड़ी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, थोड़ी इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन। यह कॉम्बिनेशन जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, यूजुअली 30% शॉर्ट एक्टिंग, 70% इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसको हम ट्वाइस अ डे देते हैं, जिससे 24 आवर कवरेज मिल जाए। यह एक प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज है। इसमें हमने फिक्स डोज में 30% शॉर्ट एक्टिंग, 70% इंटरमीडिएट एक्टिंग को मिला के बना दिया। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये कन्वीनियंस के लिए हम प्री मिक्स्ड इंसुलिन को काफी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमने मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन ट्वाइस अ डे, साथ में एक DPP4 इनहिबिटर जो कि बहुत ही सेफ एजेंट है, टेनलिग्लिप्टिन 20 मिलीग्राम, और प्री मिक्स्ड इंसुलिन 30-70 में मॉर्निंग में 10 यूनिट्स और इवनिंग में 6 यूनिट्स, यह आरंभ करने का हमने निश्चय किया। प्रेजेंटेशन के टाइम पे 327 462 इनके ग्लूकोज लेवल थे। जब हमने ये ट्रिपल ड्रग थेरेपी आरंभ की तो वाह, कितना अच्छा रिस्पांस है 3 दिनों के अंदर। देखिए, हमें समय भी यहाँ बचाना था, इंसुलिन आरंभ किया है, इंसुलिन देने वाले व्यक्ति को हम 10 दिनों तक नहीं छोड़ देते। सारे केसेस को हम लोग 10 दिन पे फॉलोअप में बुला रहे थे, क्योंकि ये बहुत जेंटल एजेंट दे रहे थे हमको। हम उनको ऐसे एजेंट्स दे रहे थे जिनसे हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। इंसुलिन स्ट्रॉन्ग पोटेंट एजेंट है, हाइपोग्लाइसीमिया, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया करा सकता है। हमें नहीं मालूम इनिशियली पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, तो हमने उसको 3 दिन बाद ही कहा, जरा आके बता के जाइए कि ग्लूकोज लेवल कैसा है, क्योंकि हम इनको डोमिसिलियरी बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब घर पे रहते हुए ट्रीटमेंट करना। इंसुलिन को हम डोमिसिलियरी बेसिस पे भी आरंभ कर सकते हैं, हम स्मॉल डोज से आरंभ करें। ग्लूकोमीटर पेशेंट से कहें कि जरूर उसके पास हो, हेल्थ सर्विसेज उसके अप्रोचेबल हो, उसको कोई भी परेशानी होने पे वहां पहुंच सके। और 3 दिन बाद जब उसने ग्लूकोज लेवल देखा तो फास्टिंग करीब करीब 100, PP 160 इतना फॉल किया, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे टारगेट से तो अभी डबल है, अभी बहुत दूर है। हमने मेटफॉर्मिन की डोजेस को एज यूजुअल 500 मिलीग्राम बढ़ाया, टेनेलिग्लिप्टिन फुल डोज में है, और प्रीमिक्स्ड इंसुलिन की डोजेस को भी बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? मॉर्निंग में 2 यूनिट और इवनिंग में 2 यूनिट। हम इंसुलिन की डोजेस में खिलवाड़ नहीं करते, हम एकदम से उनको बहुत हाई क्वांटम में नहीं बढ़ाते, ग्लूकोज लेवल जितना भी क्यों ना। हमने मॉर्निंग में जो 2 यूनिट बढ़ाया, इसका औचित्य क्या था? मॉर्निंग के इंसुलिन 12 आवर्स तक पूरे दिन काम करे, ये हमारी पोस्ट प्रेंडियल वैल्यू को कम करेगी। इवनिंग की इंसुलिन पूरी रात में 12 आवर्स तक काम करे, ये हमारी फास्टिंग वैल्यू को कंट्रोल करेगी। तो इसको 2-2 यूनिट बढ़ाने पे हमने क्या देखा? इवनिंग की 2 यूनिट्स बढ़ाने पर फास्टिंग हमारी 30 कम आ गई, मॉर्निंग की 2 यूनिट बढ़ाने पर PP हमारी 60 कम आ गई। वेरी गुड, अच्छा रिस्पॉन्स है। मेटफॉर्मिन भी तो बढ़ी है साथ में। अब हमने, अभी भी बहुत हाई है, मेटफॉर्मिन की डोज को 500 और बढ़ा के हमने मैक्सिमम डोज पे आ गए हम 2000 मिलीग्राम। टेनेलिग्लिप्टिन चल ही रही है। क्योंकि फास्टिंग लेवल ज्यादा था, इसलिए हमने इवनिंग डोज बढ़ा दी। क्योंकि PP लेवल भी ज्यादा था, इसलिए हमने मॉर्निंग डोज भी बढ़ा दी। दोनों को हमने 2-2 यूनिट बढ़ा दिया। और फिर पेशेंट को 3 दिन बाद जब देखा तो देखा फास्टिंग 20 कम हुई और PP भी हमारी
लगभग 20 कम हुई। बहुत बढ़िया, ठीक है, फॉल कर रही है लेकिन टारगेट से दूर। इसलिए हमने फास्टिंग ज़्यादा था, इवनिंग डोज बढ़ाई, क्योंकि फास्टिंग के समय इवनिंग वाली काम कर रही है। पीपी ज़्यादा था, इसलिए हमने मॉर्निंग डोज बढ़ाई, क्योंकि पीपी के समय मॉर्निंग डोज काम कर रही है। और फिर जब 3 दिन बाद देखा तो वाह, ये भी करीब करीब हमारे 20 और 30 और कम हुआ। हमने 2-2 यूनिट और बढ़ाया। फास्टिंग ज़्यादा थी, इवनिंग वाली बढ़ाई। पीपी ज़्यादा थी, मॉर्निंग वाली बढ़ाई। और देखा अब काफ़ी रीजनेबल कंट्रोल में। आप देखिए 15 दिन के अंदर इतने सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया से पेशेंट 125-159 नियर नॉर्मल कंट्रोल पे आ गया। इतना अच्छा रिस्पांस हमें इंसुलिन से ही मिल सकता है। और इंसुलिन की डोजेस को हमने एकदम से हीरो नहीं बने, हमने ग्रेजुअली बढ़ाते हुए और उसको पेशेंट को कंट्रोल किया। अब देखते हैं फॉलोअप में क्या होता है। 18 और 14 यूनिट पे 125-159 था। हम ये जान चुके हैं कि जैसे जैसे ग्लूकोज लेवल कम आते हैं, ग्लूकोटॉक्सिसिटी कम होती है, इंसुलिन सिक्रीशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी भी ग्रेजुअली इंप्रूव करती है पेशेंट के अपने लाइफस्टाइल से, मेटफॉर्मिन से। तो ग्लूकोज लेवल कुछ समय बाद अपने आप फॉल करेंगे। इस उम्मीद में हमने जब 5 दिन बाद इस पेशेंट को बुलाया तो डोज नहीं बढ़ाई। और यह देखिए उसके बावजूद करीब करीब 15 फास्टिंग और लगभग 20 पीपी यह कम। अब प्री एम्प्टिव हमको पहले से समझते सोचते हुए कि आगे और भी कम होगी, क्योंकि ग्लूकोज लेवल काफी कम आ गया, हमने प्री एम्प्टिवली इसको, फास्टिंग हमारी नॉर्मल के पास आ रही है, हमने इवनिंग वाली 2 घटा दी। पीपी हमारी रेंज में आ रही है, हमने मॉर्निंग की 2 घटा दी। हमने 2-2 घटा के भेजा। और फिर जब हमने 5 डेज पे बुलाया, ओ यह तो हमारी लोअर साइड में जाने लगी। फास्टिंग 90 से भी कम रह गई, पीपी 120 से भी कम रह गई। अब ये पेशेंट हाइपो में जा सकता है। तो यह देखते हुए कि काफी कम है, हमने फास्टिंग कम थी, फास्टिंग के समय इवनिंग इंसुलिन काम करी, हमने इवनिंग वाली को अब की 4 यूनिट घटाया। पीपी भी हमारी काफी कम थी, मॉर्निंग वाली को भी हमने 4 यूनिट घटाया। और फिर हमने उनको कुछ समय का गैप देके जब 10 दिन पे बुलाया, देखा अरे वाह अभी भी ग्लूकोज लेवल बहुत अच्छा है। फिर से हमने यह देखते हुए कि ग्लूकोज लेवल अभी काफ़ी बेहतर है, 1 महीने में हमारा पेशेंट बिल्कुल परफेक्ट हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करके परफेक्ट नॉर्मोग्लाइसीमिया पे आ गया है। हमने प्रिकॉशनरली इनको 4-4 यूनिट और बढ़ा के जब 10 दिन बाद बुलाया, अभी भी ग्लूकोज लेवल मेंटेन है। हमने फिर और घटाया इंसुलिन को, देखा अभी भी इंसुलिन लेवल, शुगर लेवल कंट्रोल है। तो अल्टीमेटली हमने इंसुलिन को विड्रॉ कर लिया। और आप ये देखिए जब 2 महीने बाद ये पेशेंट आया दिखाने, तो केवल मेटफॉर्मिन और केवल टेनेलिग्लिप्टिन पे, विदाउट इंसुलिन, यह नियर कंट्रोल पे हमारे सामने यह है। ऑब्वियसली इतने समय में जब ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा रहा, आप ये देखेंगे पूरे 15 दिन के बाद पूरा ग्लाइसेमिक कंट्रोल हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। इन्फेक्शन ठीक हो गया, वीकनेस कम हो गई, सिम्टम्स डिसअपियर हो गए, एनाबॉलिक एक्टिविटी से थोड़ा वेट गेन करने लगा। और पेशेंट अब हमारा नियर नॉर्मल कंडीशन में हमें दिखाने आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, हमने इस केस से क्या सीखा? शॉर्ट टर्म इंसुलिन थेरेपी बहुत बहुत एक उत्तम हमारे साथ एक विधि है पेशेंट को कंट्रोल करने। यदि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया के साथ आए, सिम्टोमेटिक आए, इन्फेक्शन या किसी क्रॉनिक किसी एक्यूट इलनेस के साथ में आए, तो शॉर्ट टर्म इंसुलिन थेरेपी उसके लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। रैपिड नॉर्मलाइजेशन ऑफ सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया उसको जल्दी से नॉर्मलाइज करती है, ग्लूकोटॉक्सिसिटी कम करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, इंसुलिन सिक्रीशन इंप्रूव होता है, इंडोजेनस अपनी बॉडी का इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाता है। और हम लोग ऐसी इंसुलिन को विड्रॉ भी कर सकते हैं यदि पेशेंट के पास अपना इंसुलिन रिजर्व है, यदि पेशेंट अपना इंसुलिन सिक्रीट कर सकती है उसकी बीटा सेल, तो हमें एक्सोजेनस इंसुलिन की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोटॉक्सिसिटी कम हुई, ग्लूकोज लेवल कम हुआ, इंसुलिन सिक्रीशन इंप्रूव करेगा। ऐसे में वह पेशेंट विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट कंट्रोल हो सकता है। लेकिन एक बिंदु पे हमेशा ध्यान रखना है, प्री एम्प्टिव रिडक्शन इन इंसुलिन डोजेस। जब भी हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज लेवल हमारा नॉर्मल के करीब आता जा रहा है,
कंट्रोल अच्छा होता जा रहा है। हम समय रहते उसकी इंसुलिन डोज को घटाते जाएं, वरना वो पेशेंट सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में और किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में एडमिटेड मिलेगा। तो जब भी हम सीवियरली हाइपरग्लाइसेमिक व्यक्ति को हम एनर्जेटिक एक पोटेंट मेडिसिन इंसुलिन या सल्फोनिलूरिया के रूप में दे रहे हैं, तो इस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान में रखें कि ग्लूकोज लेवल की कम होने के साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन सिक्रीशन इंप्रूव कर जाएंगे और हमें अपनी मेडिसिन को घटाना होगा, वरना हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन तथ्यों को ध्यान रखिए मित्रों। यह हमेशा जो टाइप 2 डायबिटीज में या किसी भी और रोग का इलाज करने में यूं ही दवाओं को मत किसी भी व्यक्ति में कोई भी दवा दे दीजिए। जरा सोचिए, पेशेंट की क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार यदि हम एक बेहतर दवा का चयन करते हैं तो उसके बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकते हैं। कम मेडिसिन में ज़्यादा लाभ मिलता है, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और पेशेंट हमारा लॉन्ग टर्म में एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकता है। तो हम लोगों ने जो फार्माकोथेरेपी एक न्यूली डिटेक्टेड डायबिटिक व्यक्ति के लिए सीखी, आइए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि कोई माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया के साथ एक अनुमान, यह कहीं टेक्स्ट बुक रिकमेंडेशन नहीं है कि हम इस वैल्यू को माइल्ड कहेंगे, इसको मॉडरेट कहेंगे। 150 फास्टिंग 200 पीपी से कम हमने माइल्ड अगर हम उसको मानते हैं तो मेटफॉर्मिन सबसे अच्छे एजेंट है, ड्रग ऑफ चॉइस है। क्यों? क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, बहुत सारे और एडेड एडवांटेजेस हैं इसके। सल्फोनिलूरिया ऐसे केस में अवॉइड करिए, बेहतर रहेगा, क्योंकि माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया है, सल्फोनिलूरिया देने से हाइपो के चांसेस बढ़ सकते हैं। यदि मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया जिसमें फास्टिंग 150 से 200 के बीच में, 200 से 250 के बीच में पोस्ट प्रैंडियल हो, फिर मैं कह रहा हूँ ये कहीं लिखा नहीं है कि इसी को मॉडरेट कहते हैं, ये एक अनुमान से एक ग्रेडेशन किया गया है। इन केसेस में हमें डुअल ड्रग थेरेपी हम दे सकते हैं मेटफॉर्मिन के साथ DPP4 इनहिबिटर्स, जो कि सेफ हैं, इफेक्टिव हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हाइपो नहीं करते, वेट न्यूट्रल है। या SGLT2 इनहिबिटर, जिनके साथ बहुत बड़ा लाभ है कि वो वेट लॉस में मदद करते हैं और हाइपो नहीं करते, परंतु जेनेटल यूरिनरी इन्फेक्शन का हमें संभावना को ध्यान में रखना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है। सल्फोनिलूरियाज जो कि बहुत अच्छे, बहुत पोटेंट ड्रग हैं, इकोनॉमिक ड्रग्स हैं, लेकिन थोड़ा वेट गेन करा सकते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया कर सकते हैं। जब कभी भी हम ड्रग्स के द्वारा तेजी से ग्लूकोज लेवल लोअर कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि समय के साथ साथ ग्लूकोज लेवल कम होने पे हमें फार्मास्यूटिकल एजेंट्स को रिड्यूस भी करना है, अपनी थेरेपी का डाउन टाइट्रेशन, उनकी डोजेस को घटाना भी है। सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया जो फास्टिंग 250 या पीपी 300 से ऊपर हो, इसमें हम या तो ट्रिपल ड्रग पे भी जा सकते हैं या इंसुलिन, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, मेटफॉर्मिन, DPP4 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर्स में से कोई एक, और इंसुलिन थेरेपी के साथ आरंभ कर सकते हैं। और फिर से जैसे जैसे पेशेंट कंट्रोल होता जाए, थेरेपी को डाउन टाइट्रेट करते जाएं, ट्रिपल से डुअल, डुअल से मोनोथेरेपी यदि आ सकें तो उन पर आ जाएं। और यही एक जुडिशियस अप्रोच हम अपने डायबिटिक पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में यदि हम उसका अनुपालन करते हैं तो हम अपने पेशेंट को एक बेहतर जीवन दे सकते हैं और उसको कम से कम दवाओं में और कई प्रकार की और आगे परेशानियों से भी बचा सकते हैं। धन्यवाद।